मान लीजिए मणिपुर एक बड़ा परिवार है और इस परिवार का एक मुखिया है जो पूरे के पूरे घर के सदस्यों की देखभाल करता है। लेकिन पिछले 2 सालों से इस परिवार में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। घर का जो माहौल है वो खराब होता चला जा रहा है। लेकिन इस परिवार के जो मुखिया हैं चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, इन्होंने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, परिवार में और ज्यादा अफरा तफरी मच गई। हिंसा के जो हालात थे वो पहले से और ज्यादा बदतर हो गए, क्योंकि अब नया मुखिया चुनने वाला नहीं था। मुखिया चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी के ऊपर थी, लेकिन वो तय नहीं कर पाए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वजह से परिवार में और ज्यादा इनस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। इस हालात को देखकर केंद्र सरकार ने इस बात को डिसाइड किया, यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग ने यह फैसला किया कि जब तक कोई नया मुखिया नहीं चुना जाता तब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अब मणिपुर में ये जो प्रेसिडेंट रूल है या फिर राष्ट्रपति शासन है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मणिपुर का पूरा प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में चला गया है। अब वे ही पूरे राज्य के फैसले लेंगे, उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया गया है, ये पूरे राज्य में शांति को बनाए रखने के लिए लिया गया है, और जो भी सुरक्षा वाली सिचुएशन है उसको बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है उसका मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति शासन को आप ऐसे समझ सकते हैं, सोचिए कि कोई स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो स्कूल के सारे कामों को संभालते हैं, जैसे कि टीचर्स को गाइड करना, नए नियमों को लागू करना, स्कूल की सारी व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन उस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं अगर वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो जो पद है अगर वो खाली है, तो वहां पर पूरे स्कूल में क्या सिचुएशन रहेगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे स्कूल में अफरा तफरी जैसे माहौल हो जाएगा या फिर पूरे स्कूल में अव्यवस्था फैल जाएगी, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होगा। अब ऐसे सिचुएशन में स्कूल का जो मालिक होगा यानी कि केंद्र सरकार, वो ये फैसला लेता है कि जब तक कोई नया प्रिंसिपल नहीं आ जाता तब तक पूरे स्कूल की जो भी पावर्स हैं, सारी की सारी पावर्स चेयरमैन को दे दी जाती हैं, या फिर आप बोल सकते हो राज्यपाल को दे दी जाती हैं। अब चेयरमैन जो होंगे वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करेंगे और जो भी फैसले लेने वाले काम होंगे वो फैसला लेके काम करेंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी भी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है या फिर वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की जो भी प्रशासन से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं, पूरी की पूरी पावर्स होती हैं, वो राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं, लेकिन वे भी केंद्र सरकार के जो भी निर्देश होंगे उनके ऊपर काम करते हैं। अब 1951 से मणिपुर के अंदर कई बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है और 11वीं बार अब है जब ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया है, इसका मतलब पहला पॉइंट तो यही निकल कर आ जाता है कि वहां पर जो भी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह थे उन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वहां पर लीड करने वाला कोई भी लीडर नहीं बचा हुआ। अब बीजेपी सरकार उस राज्य में सत्ता में थी, अब वो ये डिसीजन नहीं ले पाई कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसकी वजह से अगला मुख्यमंत्री जब तक नहीं चुना जाता तब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। अब वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही थी। अब बिना मुख्यमंत्री के सरकार के बहुत सारे फैसले अटक गए, वहां पर राज्य में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी बढ़ गई या फिर अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब इस हालात में मणिपुर राज्य को स्मूथली चलाने के लिए केंद्र सरकार को वहां पर इंटरफियर करना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, ताकि वहां के जो भी प्रशासनिक काम है वे सारे के सारे टाइम पर पूरे हो जाएं। अब राष्ट्रपति शासन के दौरान जो भी स्टेट असेंबली होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होते हैं या फिर जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं वे केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अब ये जो सिचुएशन है वो मैक्सिमम 6 महीनों तक रह सकती है, लेकिन इसे पार्लियामेंट की मंजूरी से या फिर संसद की मंजूरी से इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब मणिपुर में ये जो वायलेंस फैल रहा है इसमें हजारों लोगों की जानें चली गईं। हजारों लोग ऐसे थे वे अपने गांव को या फिर अपनी जगह को छोड़कर उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा। अब इस वायलेंस के पीछे जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर इस वायलेंस के पीछे, इस हिंसा के पीछे जो भी जाति को लेकर संघर्ष हैं, ऐसे कारण बहुत ज्यादा मात्रा में निकल कर आ रहे हैं, जिसमें मेनली मैती और कुकी जो कम्युनिटीज हैं इनके बीच में तनाव बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये जो तनाव बढ़ रहे हैं, इन तनाव के बढ़ते राज्य के अंदर जो भी शांति है, जो भी स्टेबिलिटी है, उसको बना पाना एक चैलेंज जैसा बन चुका है। जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया तो उस टाइम पर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई,
इसके लिए राज्य के विधायकों के साथ अलग अलग मीटिंग्स भी हुई, लेकिन फिर भी एक सहमति के ऊपर नहीं पहुंच पाए। अब ये समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई क्योंकि स्टेट असेंबली सेशन जो होता है उसको नहीं बुलाया गया। मतलब जो राज्य सरकार है कोई नया फैसला नहीं ले सकती। अब आर्टिकल 1741 के अनुसार अब जो स्टेट असेंबली सेशन होता है वो 6 महीने के अंदर बुलाना जरूरी है, लेकिन मणिपुर के अंदर ये जो टाइम पीरियड था वो खत्म ही हो गया था। अब इस सिचुएशन को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहा जाता है क्योंकि सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी और राज्य बिना लीडरशिप के था। इसीलिए केंद्र सरकार को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और राष्ट्रपति शासन को लागू करना पड़ा ताकि राज्य का जो भी प्रशासन है वो स्मूथली काम कर सके। अब जैसे ही मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने तुरंत कानूनी व्यवस्था को सुधारने के लिए या फिर शांति को स्टेब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट कदम उठाए। अब राज्य में हिंसा को रोकने के लिए ज्यादा जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको भेजा गया। पुलिस और मिलिट्री के साथ मिलकर जो सेंसिटिव एरियाज थे वहां पर निगरानी की गई। सारी कम्युनिटीज के जो भी नेता थे उनके साथ मिलकर बातचीत की गई ताकि जो भी जाति को लेकर संघर्ष चल रहा था उसको रोका जा सके। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा था जैसे कि सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ऐसी जो भी बेसिक फैसिलिटीज के जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनको तेजी से लागू करने की योजना बनाई गई। ट्रेड और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई ताकि स्टेबिलिटी को वापस लाया जा सके और जो भी शांति व्यवस्था है उसको कायम रखा जा सके। राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार नहीं होती, इसीलिए केंद्र सरकार ही सारे फैसले लेती है और सिचुएशन को सुधारने के लिए जरूरी कदम भी उठाती है। तो अब मणिपुर की जो जनता है वो कठिन दौर से गुजर रही है तो सभी को पता है। वहाँ पर हिंसा बढ़ रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने की वजह से कई लोगों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि केंद्र सरकार की जो भी कोशिशें हैं उनकी वजह से जल्दी शांति को वापस लाया जा सकेगा और जो भी स्टेबिलिटी है उसको कायम रखा जा सकेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगता है कि मणिपुर में शांति को वापस लाने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने की वजह से राज्य के अंदर जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही थी या फिर विकास को लेकर जो भी काम चल रहे थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आपके हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।